हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का 2020 में आया हुआ नया सिलेबस और मैथ्स 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड प्लेन, ये लास्ट लेक्चर से हम कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। और इस लेक्चर में हम ये फिनिश कर देंगे और इसी के साथ 12th का जो पूरा सिलेबस है मैथ्स का, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 2020 में आया हुआ नया सिलेबस, आज के लेक्चर के बाद पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। जो बच्चे मार्च 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए तो खुशी की बात है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड शुरू करने के पहले, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के पहले आपको वो जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो तो आपको उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ भी जाता है तो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, क्वेश्चन पढ़ना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक प्लेन है इस तरह से, एक प्लेन है इस तरह से, कोई एक प्लेन है और यहां पर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज M100। यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये फुट आता है परपेंडिकुलर का। अब ये परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर बोला गया ये 1,0,0 है। इसका मतलब क्या, जो इसके y और z कोऑर्डिनेट है, y और z कोऑर्डिनेट 0, 0 है, y और z 0, 0 है, मतलब समझ में आ रहा है ना। इसके सिर्फ x कोऑर्डिनेट, ये जो x है एग्जैक्टली मैंने ये जो बनाया समझने के लिए बनाया है, x कोऑर्डिनेट 1 है, यानी x पर ये जो है ना यहाँ पर ये 1 होगा और y z को एकदम समझो कि ये y और z का 0 है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ही देख लो, क्या ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जैक्ट मैंने मेजरमेंट करके नहीं बनाया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं, ओके। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या दिया है, m दिया हुआ है। जनरली हम लोग ये पॉइंट जो है m दिया हुआ है, यहां पर एक पॉइंट होता है किसी के अंदर, जैसे कि कोई प्लेन है, यहाँ पर हमको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना है, तो हम पहले लिखते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। अगर हम करें तो जनरली कोई समझो जनरल पहला जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से अगर करते, यह डिस्टेंस हमको पता नहीं है, समझो कि कोई एक प्लेन है, उसके ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट है ए, या तो जैसे यहाँ m दिया हुआ है। तो ये जो पहले फॉर्मूले से इसको करके लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम जनरली निकालते हैं r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। इसके अंदर ये जो a बार होता है वो ये पॉइंट होता है और ये जो n बार होता है ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर होता है, यानी नॉर्मल होता है, नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर। तो अब ध्यान से देखो, इसी चीज को मैं घुमा के ऐसे समझता हूँ, एक प्लेन है और ये जो परपेंडिकुलर है इसका फुट है 1,0,0। सीधे पहला जो फॉर्मूला उससे ही कर दे तो कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है m, तो इस m का पोजीशन वेक्टर, ओके। तो कैसे आएगा, यहाँ पर ये जो a बार है, यानी हम यहाँ m बार निकालेंगे, a बार करेस्पॉन्ड टू m बार। हियर गिवन पॉइंट इज m, ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर लिख दो m बार। देयरफॉर ये हो जाएगा r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार की जगह हम m बार लिखते हैं डॉट n बार लिखते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। किसी भी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ऐसे फाइंड करते हैं। ये a बार की जगह m बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट a होता है ना, समझो ये जो परपेंडिकुलर का फुट दिया वो भी तो प्लेन में ही है, तो पॉइंट a पकड़ो या पॉइंट m पकड़ो, ये एक ही पॉइंट है समझो, ओके। a बार को m बार कर दिया। अब हम लोग निकालते कि ये जो पॉइंट m है इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m, दैट इज m बार। क्या आ जाएगा, देखो ये 1, 0, 0, सो 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, इसमें i j k लगा दोगे, दैट इज m बार क्या आया 1 i कैप ओनली, 0 वाला टर्म हटा दो तो आपको ये m बार आ गया, ओके। अब ये n बार निकालते हैं,
नाउ एन बार क्या है, देखो एन बार क्या है, एन बार पोजीशन वेक्टर है। अगर इसको ध्यान दो तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोला है 8th क्वेश्चन में कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये ओरिजिन से ड्रॉ किया है 0,0,0। ये जो परपेंडिकुलर, इसको दो तरीके से समझा रहा हूँ। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है नॉर्मल, ये ओरिजिन से है, ओके, इस तरह से। तो ये जो ओ एम है, ये जो ओ एम वैक्टर है, समझो ओ एम, ओके, वो क्या होगा, ओ एम, इसका अगर पोजीशन वेक्टर एन बार आएगा। ये जो वेक्टर ओ एम है, ये ओ एम हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो एन बार मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर, यहाँ से ओ एम ऐसे पकड़ो तो ये ओ एम बार आएगा, और एक्चुअल में ये नॉर्मल, इसलिए इसको एन बार बोलेंगे। तो एन बार इज ओ एम बार। अब ये जो ओ एम बार है, इसको आप कैसे फाइंड करोगे? ये जो ओ एम बार है इसको आप ऐसे ले सकते हो, कोई भी वेक्टर समझो ना, ऐसे लेते हैं ना, इसका पोजीशन वेक्टर एम बार भी ले सकते हो, या तो डायरेक्ट देखो कैसे ओ ए बार होता है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार लेते हैं, ओ बी बार होता है उसका पोजीशन वेक्टर बी बार लेते हैं। वैसे ही ओ एम बार का डायरेक्ट एम बार ले सकते हो, और एम बार यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। या तो आपको अगर पता है जैसे कि ए बी बार माइनस ये ए बी बार इक्वल टू होता है स्मॉल बी बार माइनस स्मॉल ए बार, वैसे भी करोगे तो वही आने वाला है। तो ये जो ओ एम बार है ये ओरिजिन से है, इसलिए ओ एम बार का जो पोजीशन वेक्टर है वो एम बार आएगा, यानी एन बार इज इक्वल टू एम बार हो गया। और एम बार कितना है, एम बार कितना है, देखो यहाँ से आई कैप ऑलरेडी है। सो जो एन बार है दैट इज इक्वल टू एम बार, और वो आई कैप आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, ओ एम बार देखो, पहले तो इस एम का पोजीशन वेक्टर था एम बार, वो 1 0 0 की वजह से आई कैप आ चुका है। ओ एम का अगर आप निकालोगे सीधे यहाँ से ओ एम बार, तो हम ऐसे करते हैं जनरली एम बार माइनस ओ बार। अब एम बार माइनस ओ बार निकालने के लिए आप 1 माइनस 0 करोगे, 0 माइनस 0 0 माइनस ए करोगे, या तो आप सीधे ऐसे करते हो, अगर ओ एम बार निकालना है तो एम के कोऑर्डिनेट से ओ का कोऑर्डिनेट माइनस करते हो, तो 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप, इस तरह से आप करते हो तो भी आपको वही आंसर आता है। 1 माइनस 0 1 आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप, 0 के कैप, तो सिर्फ ओ एम बार क्या आया, आई कैप। तो उतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जो एन बार है ये परपेंडिकुलर है, ये ओ एम जो वेक्टर है नॉर्मल वो है, और ओ एम का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये ओरिजिन से ओ एम है, इसीलिए सीधे स्मॉल एम बार लेंगे, ओ एम बार इक्वल टू एम बार होगा, और एम बार हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब एम बार और एन बार आ चुका है। सो फ्रॉम 1 यहाँ पर हम करते, इसको रफ कर देते, ये जो सारी चीज़ें ये हटा देता हूँ मैं। बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। फ्रॉम 1 देखो आर बार डॉट एन बार क्या आया, एन बार आई, आई इज इक्वल टू, फिर एम बार क्या है, आई कैप डॉट एन बार अगेन आई, यहाँ पर आई कैप है, हाँ आई कैप, आई जहाँ भी हो कैप लगाओ। सो आर बार डॉट आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आई कैप डॉट आई कैप, आपने सीखा है डॉट प्रोडक्ट, ओके, अगर आई कैप डॉट आई कैप है तो आई कैप का स्क्वायर होता है एंड दैट इज 1, ऐसे करो, या तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 1, सीधा सीधा आपको पता ही है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 1 होता है। अलग अलग वेक्टर होंगे, आई कैप डॉट जे कैप तो 0 होता है। सो आई डॉट आई क्या आया 1, और ये क्या आ गया, हो गया। बस हम लोगों को क्या निकालना था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, तो ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आ चुका है बस, ओके। तो इस तरह से करना था। एक डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बना के समझ सकते हैं। दोनों डायग्राम मैंने 2 एंगल से बनाया था, एक नॉर्मल फॉर्म के तरीके से भी आप कर सकते हो, और एक जो पहला फॉर्मूला होता है, तो पहले फॉर्मूले से आसान है, इसी से करो, और है बहुत सिंपल, छोटा सही है। मैं जानबूझ के ज़्यादा समझा रहा हूँ, हर एक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। समझ में आया तो आप कोई भी तरीके से कर लोगे। ये इतने मैंने बताया तो इतना, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेज नंबर 10 है आपका, पेज नंबर 210 है, ओके, 210 है, देखो 210 पे जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे सेम है। टेक्स्ट बुक रिफर करो, टेक्स्ट बुक का जो मेथड है उस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 210 पर, पेज नंबर 210 210, इस पर एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सेम तरीके से दिया हुआ है, ओके। तो ये आप खुद से करो,
अगर आपको ये समझ में आया तो खुद से करो, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो उसको भी, इसको भी आपको आ जाएगा। दोनों का मेथड सेम है। यहाँ क्या था 0 0 था, वहाँ पर 0 0 नहीं है, यहाँ पर 2 1 -2 है, यहाँ पर क्या है 2 1 -2। तो और अच्छे से ऐसे ही मेथड से किया हुआ है, उसी मेथड से मैंने आपको बताया। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी फिर से एक प्लेन दिया हुआ है, इस तरह से समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ए जो है 2 -2 7 5 से पास हो रहा है। एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर्स है, ये जो प्लेन है इनको पैरेलल है। ओके, दो वेक्टर्स को पैरेलल है, और ये समझो ये वेक्टर है बी बार और ये वेक्टर है सी बार, दो अलग अलग वेक्टर को पैरेलल है। तो हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। तो ये जो देखो मैंने ये इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था ध्यान से देखो। ओके, प्लेन इज पासिंग थ्रू, जो प्लेन है सबसे पहले गिवन डेटा लिख दो कि जो प्लेन है वो पास हो रहा है, एक पॉइंट है -2 7 5, यहाँ पर जो पॉइंट है -2 है, -2 7 5। प्लेन इज पैरेलल टू, प्लेन है दो अलग अलग वेक्टर्स को पैरेलल है। प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर्स, जो पहला वेक्टर है बी बार और दूसरा वेक्टर है सी बार। कभी भी ऐसे दो जो प्लेन, आप बोलोगे ये पैरेलल नहीं दिख रहा है, ये दो अलग अलग प्लेन में वेक्टर है, उन दो वेक्टर्स को ये प्लेन पैरेलल है 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर जिनको ये प्लेन पैरेलल है वो है 4i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया है। एंड जो दूसरा वेक्टर है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इस तरह से दो अलग अलग पैरेलल वेक्टर से जो प्लेन को पैरेलल है, और ये जो प्लेन है वो एक पॉइंट से जा रहा है यहाँ पर ए पर। सो हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा पॉइंट ए का, तो हम डायरेक्ट -2 है उसमें i कैप दे दो, 7 में j और 5 में k, यानी जो पॉइंट दिया ना इसमें i j k लगा देना। इस तरह से a बार आ गया, ये b बार आ गया, ये c बार आ गया। अब हमको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब लिखोगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, देखो मैंने अलग अलग कंडीशन बताए हैं कि जब कोई प्लेन किसी दो वेक्टर्स को पैरेलल होगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आर बार, जनरल हमारा फॉर्मूला क्या है, आर बार डॉट ए बार इज इक्वल टू एन बार, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये फॉर्मूला होता है बराबर। जनरल ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, जब हमारा कभी एक प्लेन इस तरह से दिया हो, एक पॉइंट ए दिया हो जिसका पोजीशन एक वेक्टर ए बार और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है जो एन बार है, एट दैट टाइम ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने बताया था ये जो दो वेक्टर होते हैं, सपोज बी बार और ये जो सी बार है, इन दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बी बार क्रॉस सी बार निकालोगे तो वो क्या होगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा यानी एन बार आएगा, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एन बार होता है ना उसकी जगह पर आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लेते हैं, क्योंकि ये जो बी बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ही परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो एन बार की जगह वो ले लेते हैं और ए बार डॉट ये जो एन बार है बी बार क्रॉस सी बार। तो एग्जैक्टली इसी से मैंने आपको ये सिखाया हुआ है बेसिक में, समरी में 6.3 के बेसिक वीडियो में। अब मैं इसका इक्वेशन निकालूंगा, आ जाएगा। अभी मुझे बी बार सी बार पता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए, दोनों जगह पर है, तो अलग से बी बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, और ए बार ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब इसको सबसे पहले तो आप बॉक्स कर दो, हाईलाइट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करो, बी बार क्रॉस सी बार अलग से निकालो। किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं, आई जे और के। ये जो डिटर्मिनेंट बी बार सी बार के लिए आई जे के किया, बी बार देखो क्या है, बी बार क्या है 4 - 1 3, आई जे के कोएफिशिएंट है ना 4 - 1 3, वो ले लो 4 - 1 3, और सी बार के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, आई जे के साथ क्या है 1 1 1। इसको सॉल्व करो तो पहले एक ब्रैकेट आएगा, फिर आई कैप आएगा, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट जे कैप प्लस तीसरा ब्रैकेट के कैप। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ब्रैकेट के बीच में माइनस आता है। अब जब आई कैप लोगे तो क्या आएगा, ये कॉलम ये रो भूल जाओगे तो -1 × 1 -1, 1 × 3 3। जे कैप लोगे तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम भूल जाओगे, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। और के कैप करोगे तो ये कॉलम ये रो भूल जाओगे, 4 1 जा 4 -1 × 1 -1।
तो एग्जैक्टली आ जाएगा -1 -3 -4 आई कैप, 4 - 3 1 तो -1 जे कैप, और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 + 1 5 के कैप। तो ये क्या आया हम लोगों को बी बार क्रॉस सी बार आया, बी बार क्रॉस सी बार आया जिसकी हमें ज़रूरत थी। ओके, इसको हाईलाइट कर दो। अब यहाँ पर एक अलग से हमको चाहिए, ये देखो राइट हैंड साइड में ए बार, नाउ ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार की ज़रूरत है हमें। ओके, इसको भी अलग से कर लो, बाद में इक्वेशन नंबर 1 में डालना, इसको इक्वेशन नंबर 2 समझो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ए बार क्या है हमारा, ए बार ये रहा -2i + 7j + 5k, -2i + 7j + 5k, सबको कैप देंगे। जब भी i j के बोल रहा हूँ उसमें कैप है समझो। ए बार डॉट, अब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, देखो क्या ये बी बार क्रॉस सी बार है, क्या है देखो बी बार क्रॉस सी बार आया हमारा -4i - j + 5k, -4i - j + 5k, -j + 5k दिखाई दे रहा है क्या आपको? चेक करूँ, हाँ इतना तो दिख रहा है, चलो दिख रहा है मतलब। हाँ, अब देखो सॉल्व करते, तो आई जे के और आई जे के है, तो -2 के साथ -4 आ जाएगा, प्लस 7 के साथ -1 आ जाएगा, जे वाला कोएफिशिएंट जे वाले के साथ, प्लस के वाला जो कोएफिशिएंट है के वाले के साथ, दोनों में 5k है, यहाँ भी 5k था इसमें भी था। चलो इज इक्वल टू -2 × -4 2 4 = 8, माइनस माइनस प्लस 7 × -1 तो ये प्लस हट जाएगा, 7 × -1 -7 प्लस 5 5 = 25, 8 - 7 1 प्लस 25 कितना आ गया 26। ये क्या आया, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आया। इसको हाईलाइट कर दो इस तरह से, इक्वेशन नंबर 3। अब करो फ्रॉम 1 2 एंड 3। चलो 1 में क्या था, देखो ये आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, क्या आया था वो, ये बी बार क्रॉस सी बार, देखो यहाँ पर -4i - j -4i कैप -j कैप प्लस 5k कैप, ये आया था देखो ये, और इज इक्वल टू के बाद ये राइट साइड में क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, वो क्या है देखो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार 26 आया, ये हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया। सो यहाँ पर लास्ट में लिखना दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हर बार ये लिखो। और हमें क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो कार्टेशियन बोला है कि वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आप लिख ही देता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये हर बार आपको लिखना है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था, ये डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर समझने के लिए होती है। तो यहाँ से ये है, कॉपी कर लो इसको, हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके जैसा ही कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 211 है, पेज नंबर 211 पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आप खुद से सॉल्व करो, जैसे मैंने ये बताया खुद से सॉल्व करो, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है, आर बार इज इक्वल टू 5i कैप -2j कैप -3k कैप प्लस लैम्डा करके दिया हुआ है i k कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू करके दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा इक्वेशन दिया है, यहाँ पर कोई एक प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो मैंने आपको बेसिक बताते समय बताया था कि जो प्लेन होता है, अगर कोई एक प्लेन है, ध्यान से देखना, अगर कोई एक प्लेन है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और अगर ये प्लेन किसी दूसरे दो वेक्टर्स को पैरेलल हो जो बी बार और सी बार हो, वो प्लेन कोई दो वेक्टर को पैरेलल हो, तो इसका आपको पता है फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होता है, जो कि बेसिकली इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी बार और सी बार का, इस तरह से अगर बी बार और ये सी बार है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक परपेंडिकुलर आता है थर्ड वेक्टर, इसको इस तरह से, वो होता है इस प्लेन को नॉर्मल, जो कि एन कैप होता है। तो आर बार डॉट एन का भी इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। हाँ, ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इसमें जो ये एन बार है वो बी बार और सी बार के क्रॉस मल्टीप्लाई में बदल जाता है अगर दो पैरेलल वेक्टर हो तो। ये भी आपने 9th में सीखा भी है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है, ये भी इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसका ही पैरामेट्रिक फॉर्म आपको मैंने बताया था, आर बार इज इक्वल टू ए बार, फिर ये जो था प्लस लैम्डा
बी बार प्लस म्यू सी बार। ये इसमें जब दो पैरेलल वेक्टर थे किसी प्लेन को, मैंने समरी में बताया था बेसिक में 6.3 के पहले कि जब कोई प्लेन है किसी दो वेक्टर को पैरेलल होगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन ये होता है और इसका ही पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है, जो बड़े काम का है। देखो अब यहाँ पर इसको मैच करोगे तो ये आर बार है, ओके, फिर ये जो है ए बार है प्लस ये लैम्डा बी बार है प्लस म्यू सी बार है, ओके। अब यहाँ पर लिखो कंपेयरिंग विथ पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, जो प्लेन का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा। देखो कंपेयर करोगे तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, इसके साथ कंपेयर करो। देयरफॉर ये आर बार तो है, ए बार की जगह ये वेक्टर है, ए बार इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर यहाँ से ये जो लैम्डा के साथ है वो बी बार है, बी बार इज इक्वल टू लैम्डा के साथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और अगर ये मिटा देता हूँ मैं सी बार की बात करेंगे, ये सी बार जो दूसरा पैरेलल वेक्टर है वो म्यू के साथ होता है, म्यू के साथ, तो वो है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से। सो हमारे पास तीन वेक्टर ऑलरेडी मिल गए। ये जो गिवन इक्वेशन में ये ए बार है, ये बी बार, सी बार। बी बार और सी बार क्या होता है, उस प्लेन को पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। तो हम क्या करेंगे, बी बार क्रॉस सी बार निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, अब दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले आप आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख लेते हो। फिर बी बार के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1। अब भी पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया वही है। सी बार के कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ये इस तरह से है। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप, सब ब्रैकेट के बीच में माइनस होता है। आई कैप लोगे तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस 2, जे कैप किया तो ये जे कैप 1 इंटू 3, एक मिनट, हाँ 1 इंटू 3 3 माइनस, फिर जे कैप है ना 1 इंटू 1 1, के कैप लेना है तो 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5 आई कैप, 3 माइनस 1 2 माइनस 2 जे कैप, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस 3 के कैप। तो ये क्या आ गया आपको, बी बार क्रॉस सी बार आया। अब ये जो आ गया है ये क्या आया कि हमारा नॉर्मल आ गया। ये जो प्लेन होता है, ये बी बार और सी बार अगर दोनों पैरेलल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इस प्लेन को नॉर्मल आता है। और याद करो बेसिक पहला फॉर्मूला कि अगर कोई प्लेन है उसमें एक पॉइंट पता है और ये एन बार पता है तो हम कैसे निकालते हैं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है, इस प्लेन का। या तो ये जो एन बार है, इस एन बार की जगह ये जो बी बार था और ये सी बार था, दो वेक्टर थे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। या तो ये भी यूज करो, सो एक्जैक्टली बी बार क्रॉस सी बार करोगे वही एन बार आ रहा है, तो या ये करो या ये करो। लेकिन जब वेक्टर इक्वेशन करना है तो एट दैट टाइम ये बी बार क्रॉस सी बार पता है, ठीक है, ये एन कैप हो गया और ये ए बार भी पता है, तो आप सीधे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से बी बार क्रॉस सी बार पता है और ए बार यहाँ से ये पता है, तो आपको वेक्टर इक्वेशन बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना हो तो बड़े आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक मिनट, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, सॉरी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमको क्या बोला गया है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। तो याद करो कि कोई भी जैसे नॉर्मल प्लेन है उसमें समझो ये बी बार सी बार को हटा दो, हमने ये एन बार निकाल दिया है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एग्जैक्टली ये किसको इक्वल आएगा, एन बार को इक्वल आएगा, जो नॉर्मल होगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे प्लेन में कार्टेशियन इक्वेशन आपने याद किया था, पता है क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन करना है तो यहाँ पर मैं करता हूँ। देखो कार्टेशियन इक्वेशन, हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालने बोला है। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले से पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो और फिर उसको कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब हमको बोला ही है कार्टेशियन इक्वेशन निकालने तो मैं वेक्टर इक्वेशन क्यों निकालूं, मतलब सीधे सीधे काम हो रहा है तो घुमा के क्यों करना। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, क्या था, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये दिया था, दिख रहा है क्या आपको, यस दिख रहा है। चलो
अब यहाँ पर ये जो x1 y1 z1 क्या है, ये जो पॉइंट A है, वो जो पॉइंट A के पॉइंट्स है, ओके, जो पॉइंट A है, A बार का जो 5 - 2 - 3 है ना, वो नहीं, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, सॉरी, ये जो A B C है, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन रेशियोज है A B C, और ये जो x1 y1 z1 है ना, वो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो आप यहाँ पर देखोगे, देयरफॉर पॉइंट A क्या आ जाएगा, देखो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, A बार 5y - 2j - 3k। सो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5 - 2 - 3, 5 - 2 और -3, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आए। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल अगर बात करें, जो नॉर्मल है, नॉर्मल कौन है, ये n बार मतलब B बार क्रॉस C बार जो आया है वही नॉर्मल होता है। जो B बार क्रॉस C बार आया है वो नॉर्मल है। इसके डायरेक्शन रेशियो मतलब ये लेंगे 5 - 2 और -3, 5 - 2 -3। अरे ये जो A बार है वो भी 5 - 2 - 3 आ रहा है, और जब हम B बार क्रॉस C बार कर रहे हैं, B बार क्रॉस C बार, उसको सॉल्व किए तो भी वही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही रखो। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है वो हमको क्या देगा, x1 y1 z1 देगा, x1 y1 z1 देगा। और जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, ओके, वो क्या देगा, A B C देगा, A = 5, B = -2, C = -3, इस तरह से। तो अब A की जगह पर क्या यूज़ करोगे, 5 डायरेक्शन रेशियोज, और देखो x y z जो है ना, x y z को नहीं चेंज करना, x1 जो है यहाँ पर है, देखो x1 है 5 प्लस b यहाँ से है -2, y1 क्या है, देखो यहाँ से y1 है -2 प्लस c जो है यहाँ से c -3 है, और z - z1, z1 यहाँ से देखोगे तो ये z1 है -3 = 0 है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 अंदर गया तो 5 × x 5x, अच्छे से लिखता हूँ मैं, 5x - 5 5 = 25, -2 × y -2y, -2 और ये +2 है तो -4 हो गया, फिर -3 × z हो गया, फिर -3 और ये +3 है तो ये -9 हो गया = 0। सिंप्लीफाई करो, 5x - 2y -3z, ओके, और ये जो नंबर्स है उसको एक साथ रखो, -25 और -4, तो ये हो गया -29 और -9 तो -38, ऐसे लिख सकते हो, तो ये भी चलेगा, या तो फिर -38 को वहाँ रखो, तो ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, कैसे आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। देखो हमको कार्टेशियन पूछा था, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में आता है। ओके, अगर वेक्टर इक्वेशन पूछा जाए तो आर बार के इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसको हमको सीधे कार्टेशियन फॉर्म में लाना था, इसलिए हमने इसका बी बार क्रॉस सी बार निकाला जो कि नॉर्मल को इक्विवेलेंट होता है। तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें ए बी सी देते हैं, ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी देते हैं, और जो पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 होता है पॉइंट। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म का ये इक्वेशन हमें पता ही है प्लेन का, तो जरूरी नहीं पैरेलल वाले में, जनरल वाला जो पहला हमने इक्वेशन सीखा था ना वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन, वो भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस था, पैरेलल वेक्टर, बट उसको हमने नॉर्मल में बदल दिया। उसमें ए बी सी और x1 y1 z1 की वैल्यू रखो। अब ये जो इक्वेशन है इसमें x y z है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, समझ में आ रहा है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये हो चुका है। अच्छा, इसी के जैसा अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा, तो टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको बता दूं सेम ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 212 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये आप खुद से करो, सेल्फ स्टडी, एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, इसी तरीके से करना, टेक्स्ट बुक का ही मेथड मैं बता रहा हूँ, हो सकता है डाइजेस्ट वगैरह में अलग मेथड हो, आप टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल का मेथड बहुत आसान है, वही मेथड यूज़ करो, ठीक है। ये आपके लिए सेल्फ स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बता दिया है, कॉपी कर लो इसको। अब लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर क्या दिया है एकदम ध्यान से देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब फिर से वेक्टर इक्वेशन निकालने बोला है, विच मेक्स इंटरसेप्ट 1,1,1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो x y और z है यहाँ से होकर गुजर रहा है हमारा प्लेन, और ये जो प्लेन है इसके ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रहा है ये, ओके, ये जो इंटरसेप्ट, सपोज ये इंटरसेप्ट a है, ये इंटरसेप्ट b है और ये इंटरसेप्ट c है, तो हमारा जो प्लेन है वो x y z तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट बोला मतलब उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है।
और क्या इंटरसेप्ट बना रहा है 1 1 1, यानी ये 1 है यहाँ पर, ये बी 1 है और ये सी है, ये भी 1 है इंटरसेप्ट। अब यहाँ से देखो ये होता है ना 0 1 2, तो एक्स अगर इसका मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है बट इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो वाई एक्सिस पर है ये 1, तो बी का करोगे तो एक्स वाला 0 होगा और वाई एक्सिस पर 1 होगा और जेड पर 0 होगा। अब ये जेड एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, ये जेड पर है तो जो जेड वाला है 1 होगा, एक्स और वाई 0 होगा। सो एग्जैक्टली हम लोगों को क्या दिया है, देखो डायग्राम बना दो समझने के लिए, आपको भी समझेगा, एक चेक करने वाले को भी समझेगा। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालने के अलग अलग रूप है। तो अगर कोई दो पैरेलल वेक्टर देता है प्लेन का तो अलग होता है ना, नॉर्मल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखो हमें 3 पॉइंट दिया है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि पेज नंबर 212 पे देख सकते हैं। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, याद करो मैंने बेसिक में बताया था, एक अलग क्वेश्चन है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास हो रहा होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। याद करो ये मैंने आपको दिया था बेसिक में कि ये एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है जब हमें कोई 3 पॉइंट पता हो जिसमें से प्लेन पास हो रहा है। तो ये है, अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। ओके, सो गिवन दैट, या तो अभी पॉइंट ए बी सी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन मेक्स, यहाँ पर वो लिख देते प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 1, 1, 1 on coordinate axis, on coordinate axis. Okay, let intercept are at point A, B, C, 3 पॉइंट पर है। सो देयरफॉर A क्या हो जाएगा, A पहला मैंने निकाला जो 1, 0, 0, B हो जाएगा 0, 1, 0 ये रहा, और C हो जाएगा ये 0, 0, 1। अब रही बार A बार B बार और C बार निकालना, तो कैसे निकालोगे, A बार कैसे आएगा 1 इंटू आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, तो ओनली इतना ही आएगा। B बार क्या है 0 आई 1 जे कैप आया, और C बार कैसे आएगा 0 आई 0 जे और के 1 के कैप। तो इस तरह से आ गया है। अब चलो फटाफट मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में अच्छे से समझा के दूंगा, टेंशन मत लो, काफ़ी आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है 3 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर जाता है तो। अब ये सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर देखो इसका डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, हमारा फॉर्मूला मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्या है वो, बी बार माइनस ए बार क्रॉस प्रोडक्ट सी बार माइनस ए बार, पहले ये अलग से निकाल लो। चलो बी बार माइनस ए बार करो, क्या आएगा बी बार माइनस ए बार, तो ये बी बार है, जे बार माइनस ए बार क्या है आई बार, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, सी बार माइनस ए बार, सी बार क्या है के कैप माइनस ए क्या है आई कैप, के कैप माइनस आई कैप, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था पता है आपको, डिटर्मिनेंट। ओके, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आप ऊपर लिख सकते हो आई जे के कैप। ओके, फिर ये जो पहला वेक्टर है इसके कोएफिशिएंट लिखो, पहले आई का कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, आई यहाँ पर है -1, फिर जे का है 1 और के नहीं है तो 0, ये हुआ। अब दूसरा वेक्टर लिखो, इसका आई क्या है -1, जे नहीं है तो 0, के कैप है 1, तो ये आई। इसको सॉल्व करो तो कैसे आएगा आपको पता ही है ना, मैंने सिखाया, यहाँ से करते इसको, इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस आई कैप, और यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस जे कैप, फिर प्लस ब्रैकेट के कैप लेते हैं। ओके, अब आई कैप करोगे तो ये कॉलम ये रो भूल जाओ, 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 0, आई कैप आया। जब जे कैप लोगे तो ये और ये भूल जाओ, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0 आया। के कैप करोगे तो ये भूल जाओ, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1 आया। सो एक्जैक्टली क्या आ गया देखो, 1 -0 1, 1 आई कैप, फिर -1 -0 -1 -1 माइनस +1 जे कैप, फिर प्लस 0 माइनस माइनस +1 0 +1 यानी +1 के कैप। तो ये आपका क्या आ गया है, ये
बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब आगे फ्रॉम 1 एंड 2, चलो ये 2 है समझो, ये जो आया दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अब यहाँ वैल्यू रख दो आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है आर बार माइनस ए बार है, ये दोनों को आपने अलग से सॉल्व किया। ओके, इन दोनों को आप चाहिए तो इसको ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, इसको अलग से सॉल्व किया। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर ये आया आई प्लस जे प्लस के आया इसका आंसर। तो यहाँ पर कर दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आया, और इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये आ चुका है। लेकिन अभी इसको और ए बार की भी वैल्यू हमको पता है ना, ए बार की वैल्यू क्या है आई कैप। तो यहाँ पर आप कर दोगे आर बार माइनस ए बार है आई कैप डॉट, ये क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसका दोनों में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। आर बार माइनस आई कैप तो सॉल्व होगा नहीं, इसका दोनों में सॉल्व करो, ये हो जाएगा आर बार डॉट ये पूरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर माइनस फिर आई कैप डॉट, पहले इस ब्रैकेट का आर बार के साथ डॉट किया, अब इस आई कैप के साथ डॉट करो, इसी का क्या है आई जे और के तीनों का कैप इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा आर बार डॉट, इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रखो। ओके, अब ये माइनस अंदर जाएगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आई वाला सिर्फ आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाले के साथ होगा तो 0 आ जाता है, के वाले के साथ भी 0, आई और आई सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, और आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, आई को आई के साथ कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 0 आया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, -1 उस तरफ गया तो +1, आपको मिल गया है एक वेक्टर इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका वेक्टर इक्वेशन हमने निकाल लिया काफ़ी इजी तरीके से। जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला जो इक्वेशन था ये था, इसमें हमने आर बार माइनस ए बार किया डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। यहाँ जो ए बी सी है वो 3 पॉइंट्स होते हैं, वही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिससे वो हमारा प्लेन जा रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे, इंटरसेप्ट दिया था, उस इंटरसेप्ट का यूज करके हमने तीनों पॉइंट्स निकाले ए बी सी और उनका पोजीशन वेक्टर निकाला ए बार सी बार और ए बार बी बार सी बार, और इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो हमें ये आंसर मिला आर बार डॉट आई प्लस जे प्लस के तीनों का कैप इज इक्वल टू 1। कॉपी कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही खुशी हो रही है आपको बताते समय कि यहाँ पर सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नहीं खत्म हुआ, इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 खत्म हुआ। सिर्फ एक्सरसाइज 6.3 नहीं खत्म हुआ, इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन खत्म हुआ। सिर्फ चैप्टर नंबर 6 खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ ही हमारा मैथ्स 1 खत्म हुआ। सिर्फ मैथ्स 1 ही खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ ही हमारा 12th का जो नया सिलेबस 2020 में आया हुआ था अप्रैल में, वो पूरा फिनिश हो चुका है। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के सारे चैप्टर जो आपको आने वाले सब मैंने इस लेक्चर के साथ कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया, अब आपकी बारी है, आपने जो सोचा है वो आपको कर दिखाना है। 100 में से 100 मार्क्स आना ही चाहिए, अब तो लाना ही पड़ेगा। अभी भी बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या सर थियरम नहीं लाए, मिसलेनियस नहीं लाए, सब लाऊंगा यार। अभी तो भरोसा करो, सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, टेंशन मत लो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थियरम्स के वीडियोस आएंगे अलग अलग चैप्टर के सारे, और मिसलेनियस लाने की कोशिश करूंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस लाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मुझे गैप दो, अब तुम लोग मेरी स्पीड में पहले आ जाओ, थोड़ा सा गैप लूंगा और फिर मैं सब कुछ लेके आऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको अनाउंस करता हूँ और खुशी के साथ बोलता हूँ कि अपना जो ये चैनल है, मैं इसको अपना चैनल बोलूँगा, मेरा नहीं आपका भी ये चैनल है जिसको आपने इस लेवल तक लाया है। ये पूरे महाराष्ट्र का एकमेव ऐसा चैनल है, वन एंड ओनली वन ऐसा चैनल है जिसमें 12th का जो नया सिलेबस आया था उसका पूरा मैथ्स, पूरा का पूरा मैथ्स कवर करके हमने रख दिया है। और बच्चों को आज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर काफ़ी पहले, अभी एग्ज़ाम को लगभग 6 महीने लगेंगे, कम से कम बोर्ड एग्जाम होने के 6 महीने पहले हमने ये सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। मैंने अप्रैल से शुरू किया था, जैसे कि आप जानते हो जिस दिन बुक रिलीज हुई थी उसके कुछ दिन पहले ही मैंने न्यू सिलेबस के इंडेक्स के ऊपर सिनॉप्सिस बनाना चालू कर दिया था आपको। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने, सितंबर 6 महीने, 6 महीने और 20 दिन के अंदर, लगभग 6.5 महीने के अंदर मैंने आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करके दिया है। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिए, आपसे कभी कोई डिमांड नहीं की, पूरा सिलेबस कवर करके दिया, आपको कभी नहीं बोला कि मेरे लिए ये करो। आज बोलता हूँ
इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ, वो 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, सभी के साथ शेयर करो। बना दो इस चैनल को महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए जो कमिटमेंट लिया था वो पूरा किया। आपको लगता होगा कि सर इस साल ही 12th पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है बच्चों, पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 12th का जो ओल्ड सिलेबस है वो भी मैंने पढ़ा के रखा है, आप जाके देखोगे कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने 12th का ओल्ड सिलेबस भी पढ़ाया हो और 12th का न्यू सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर दिया हो। महाराष्ट्र का हमारा एकमेव ऐसा चैनल है, आपका और मेरा, दिनेश सर लाइव स्टडी, जिसने 12th का मैथ्स कंप्लीट किया। यस, ठोक के बोलता हूँ, ताल ठोक के हमने किया है और किसी के चैनल पर कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे चैनल पर रिड्यूस सिलेबस किया जा रहा है। मैंने जब न्यू टेक्स्ट बुक आई थी, टेक्स्ट बुक मार्केट में आने के काफ़ी पहले जो है प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ से मोबाइल में क्वेश्चन देख देख के आपको पढ़ाना चालू कर दिया था। आपके हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं थी, मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं थी, मैंने पीडीएफ देख देख के मोबाइल के जरिए जो है वो आपको पढ़ाना चालू किया। कितनी गलतियां टेक्स्ट बुक में पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कौन सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत दिया है कि आंसर गलत दिया है। बहुत टाइम लग गया। स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे जब टेक्स्ट बुक ही हाथ में नहीं थी, पता ही नहीं चलता था। फिर जब टेक्स्ट बुक रिलीज हुई, जब भी मई जून महीने में जब भी हुई थी, मैंने आपको वीडियो देके बताया। सबसे पहले मार्केट में जब टेक्स्ट बुक नहीं आई थी, मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक आई थी, मैंने आपको वीडियो देके बताया था ये रही टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक का पहला लुक देके आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको नवनीत की तरफ से कोर्स भी बताए थे कि फ्री था, उन्होंने फिर बंद कर दिया वो 1 महीने का। मार्केट में गाइड आने के पहले ही हमने 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया था। उसके बाद हमने सारे चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं 60-70% पूरा A to Z 100% कवर किया। और अभी जाके जब जुलाई महीने में जब रिड्यूस सिलेबस आया कि भाई इस चैप्टर के अंदर 25% कम हो रहा है, तो साइंस वालों के लिए ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें तो मैं पढ़ा चुका था, रोल्स थ्योरम हो, लैग्रेंजेस थ्योरम हो, सारी चीज़ें, लिमिट एज अ सम, जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रल आज जो एग्जाम हुई है उसका लिमिट एज अ सम भी पढ़ा दिया, तब बाद में पता चला कि ये सब डिलीट हो रहा है, लेकिन मैंने तो सब कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। खाली अभी जो लास्ट के चैप्टर है, जैसे कि लाइन एंड प्लेन में 6.4 नहीं आ रहा है, वो मैं बाद में कराऊंगा। लेकिन जो मार्च के 2021 के बच्चे हैं उनके लिए मैक्सिमम जो भी सिलेबस है 100% मैक्सिमम चैप्टर का। और अभी जो पिछले 1-2 महीने से मैं करा रहा हूँ रिड्यूस सिलेबस वाला, थोड़ा पार्ट जो डिलीट है वो नहीं कराया। बहुत दिक्कतें आई थी यार, मैं क्या बताऊं। टेक्स्ट बुक के अंदर समझ में ही नहीं आता था कि हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर गलत दिया है कि क्वेश्चन दिया है, तो एक एक क्वेश्चन को मुझे मैच करने पड़ते थे कि कहाँ गलती हो रही है। बाद में पता चलता था कि क्वेश्चन ही गलत दिया है या तो पीछे आंसर ही गलत दिया है। डाइजेस्ट भी नहीं थी, कहाँ से मैच करोगे। और डाइजेस्ट में भी सब अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हार्ड तरीके से, नवनीत में अलग दिया है, टारगेट में अलग, मैंने सब रिफर किया, देखा मैंने कि कहीं कुछ मेथड दिया। अभी ये लाइन ही प्लेन ही है, इसको ही देखोगे तो हर जगह पे अलग मेथड से दिया है। तो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, टेक्सचुअल मेथड जो है, टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है, नया सिलेबस आया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लाइन और प्लेन जैसे मर्ज करके क्वेश्चन भी बदल दिए गए। तो पिछले साल तक जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा हटके भी क्वेश्चन हैं। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल है उसको ज़्यादा रिफर किया और आपको एकदम सिंपल मेथड से बताने की कोशिश किया हर एक चीज़ों को। और फिर से बोलना चाहूँगा, आपका जो ये चैनल है एक ऐसा चैनल बन चुका है महाराष्ट्र में जिसने सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र का सिर्फ 6.5 महीने के अंदर जो है, और अभी भी 5 से 6 महीने बाकी है बोर्ड एग्जाम को, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। आपको प्राउड तो होना चाहिए, मुझे तो बहुत हो रहा है। इसके पहले लास्ट ईयर भी मैंने 11th के बारे में पढ़ाया था सब कुछ, 11th का मैथ्स, लेकिन ज़्यादा बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। फिर भी मैंने 2 साल पहले 11th का ओल्ड सिलेबस भी पढ़ाया था, लास्ट ईयर 11th के न्यू सिलेबस है वो भी पढ़ाए थे, लेकिन 4-5 हज़ार 6 हज़ार बच्चे कनेक्ट हुए थे। लेकिन इस साल जो है बच्चों के पास न्यू सिलेबस नहीं था। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, पिछले 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास 2,000-3,000 बच्चे थे, तब भी मैं पूरा ओल्ड सिलेबस भी दे रहा था, मैंने उनको छोड़ा नहीं था। आप जाके देखो, मुझे मालूम था कि ये लास्ट ईयर है 12th का ओल्ड सिलेबस है, अगले साल काम नहीं आएगा, फिर भी मैंने उनको सब पढ़ा के दिया मैक्सिमम। आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी खुशी होनी चाहिए। तो क्यों ना इस मोमेंट को शेयर किया जाए, ये हैप्पीनेस है। ओके, और अब जो है जैसे होता है ना कि आपका बेसिक काम हो जाए, उसके बाद तो बाकी सब कर लेंगे, जैसे थियरम्स है, मिसलेनियस, सब होगा, आप टेंशन मत लो, सब होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हर एक चैप्टर पे आएगी। ओके, मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, मैं दिन रात जग के मैंने काम किया है। एक वीडियो को बनाना, उसको एडिट करना बहुत तकलीफ होती है, उसको अपलोड करना। मैंने दिन रात
कुछ नहीं देखा, मैं गांव नहीं गया, मेरी फैमिली गांव चली गई थी। आपको तो पता ही है अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो। मैं अकेले रहा, खाने पीने की टेंशन हो गई, लॉकडाउन में होटल्स बंद थे, फिर भी मैंने कैसे भी करके लिया। और मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि इन बच्चों को जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना टेक्स्ट बुक है, ना डाइजेस्ट है, ना लेक्चर्स है, कॉलेज के लेक्चर्स भी अगर हो रहे थे बंद थे तो वो सब पीपीटी के जरिए हो रहे, मोबाइल पे, मुझे मालूम है कुछ नहीं समझता है। मैंने क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की आपको। मैंने खुद, हमारा लाइट बिल इतना आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइट्स वगैरह सब जगह दिखती रहती है, हैवी लाइट्स लगा के रखी ताकि आपको अच्छे से लगे। यहाँ DSLR मैंने सामने लगा के रखा है ताकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो। मैं खुद को मेंटेन करने की कोशिश करता था। एक बात आपको बता दूं, कैमरे के सामने आके पढ़ाना बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग PPT बना के ऐसे नोटबुक पर लिख के या पावर पॉइंट पर पढ़ा देते हैं, सामने नहीं आते। वैसा अगर पढ़ाना होता ना तो मैं ये 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देता था। अगर आपको सामने आके नहीं पढ़ाना है ना, तो बैकग्राउंड में रहना है, तो आप घर के कपड़ों में कैसे भी रहो, चेहरा कैसे भी हो, आपका बाल कैसे भी हो, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप बैकग्राउंड में हो, घर पे बैठे हो, पढ़ाते जाओ, 2-3 लेक्चर ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन आप अगर कैमरा फेस करते हो, बच्चों को सामने आके पढ़ाना है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि बच्चों को तभी इफेक्टिव जो है स्टडी लगती है जब बच्चे टीचर्स को सामने देखते हैं। जब हम बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड में क्यों प्रीफर कर रहा हूँ? मेरे पास, आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी ने जितना मेरे पास टेक्नोलॉजी है उतना किसी के पास नहीं है। पहली बात, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के मैं मैथ्स के लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे लेता हूँ। मुझे मालूम है कि जब बच्चा देखता है तो सिर्फ वो मैथ्स के स्टेप्स नहीं देखता, वो टीचर्स के एक्सप्रेशन भी देखता है, टीचर्स कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर की आवाज़ सुनने के साथ साथ टीचर के जो एक्सप्रेशंस है वो भी देखता है। वो काफ़ी, जो ऑडियो के साथ साथ विजुअल्स भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ये मैंने मेरे लेक्चर्स के दौरान सीखा था, जब मैं खुद सीखता था, इसलिए मैं खुद। और दूसरी बात, आपको सारी चीज़ें प्रोफेशनल लगनी चाहिए, इसलिए मैंने हर एक लेक्चर कोशिश की ब्लेजर पहन के या ठीक ठाक से कपड़े और सब कुछ आपके सामने ठीक ठाक से आऊँ। बहुत मेहनत लगती है, ओके। और मैंने कोशिश की आपको सब देने की, और सारा जो ख़त्म हो चुका है। और उम्मीद करूँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाओगे, 100 में से 100 मार्क लाओगे, ओके। मैं अलग से आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा इसके ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। मैंने लाया है यार, आपको भी लाना पड़ेगा, आप करोगे, ठीक है, आप करोगे, और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। और इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, आपको बताते रहूँगा। बस इस चैनल को आप फटाफट आगे बढ़ाओ। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला, कॉमर्स के भी लेक्चर आ रहे हैं, देख रहे हो ना, 11th 12th के 10th के। इस चैनल को आगे बढ़ाओ, अब आपकी जवाबदारी है, ठीक है। अगर आप चैनल को और आगे बढ़ाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते हो, तो आपकी जो डिमांड होगी, थ्योरम्स, मिसलेनियस, MCQ सीरीज, CET, JEE सब मैं लेकर आऊँगा। चलो, बाय एवरीवन, बाय।